हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। हमने लास्ट क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी शुरू करी थी, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। उसमें हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर एटसेट्रा पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, एंथर कल्चर। ठीक है, एंथर को कहते हैं पराग कोश। तो सबसे पहले ये टर्म जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम एंथर कल्चर पढ़ रहे हैं, तो एंथर कल्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप देखो कि फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने देखी हो, तो ये होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाती है, ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे क्या कहते हैं, एंथर, जिसे स्टेमन भी कहते हैं। ठीक है, पुमंग जिसे कहते हैं। तो इसका कल्चर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये हम इस एंथर कल्चर के प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो प्लांट की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या मैं यूँ कहूँ कि प्लांट में पाई जाने वाली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे एंथर कहते हैं, से हैप्लॉइड्स प्लांट को प्राप्त करना एंथर कल्चर कहलाता है। या एंथर को पुष्प से पृथक करने के पश्चात उसे संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करवा के जो हैप्लॉइड्स प्लांट प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को एंथर कल्चर कहते हैं। तो एक्चुअल में एंथर कल्चर में क्या करेंगे कि पराग कोश को कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की प्रोसेस को एंथर कल्चर कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एंथर कल्चर क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि पराग कोश को पोषक पदार्थों युक्त संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करवाने की प्रक्रिया को एंथर कल्चर कहते हैं। और जो एंथर कल्चर है, इस एंथर कल्चर के प्रोसेस को सबसे पहले भारत में किसने यूज लिया था, गुहा एवं माहेश्वरी ने। नाइनटीन 1964 में। तो एक्चुअल में एंथर कल्चर क्या हुआ कि पराग कोश का पोषक पदार्थों युक्त कल्चर मीडियम पे संवर्धन करवाना एंथर कल्चर कहलाता है। या मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पराग कोश का पोषक पदार्थों युक्त संवर्धित माध्यम पे संवर्धन करवाना या करवाने की प्रोसेस को एंथर कल्चर कहते हैं। और ये जो एंथर कल्चर है, इस प्रोसेस को भारत में सबसे पहले किसने यूज़ लिया था, गुहा और माहेश्वरी ने 1964 में एंथर कल्चर किया। मीन्स इन्होंने एंथर को या पराग कोश को संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम पे स्थानांतरित किया और उससे हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स प्राप्त करें।
जिन्हें भ्रूण कहते हैं, भ्रूणाभ कहते हैं। तो इन्होंने भ्रूण समान संरचनाएं प्राप्त करी जो आगे चल के अगुणित पादपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गुहा एंड माहेश्वरी ने भारत में सबसे पहले एंथर कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया। कब करवाया? 1964 में। इन्होंने क्या किया कि जो धतूरा के प्लांट थे, उन धतूरा के प्लांट से इन्होंने एंथर आइसोलेट किए, एंथर को अलग किया और उन एंथर का कल्चर मीडियम पे स्थानांतरण किया जो पोषक पदार्थों युक्त था। फिर इन्होंने देखा कि उन्हें भ्रूण के समान संरचनाएं या एम्ब्रियो के समान संरचनाएं प्राप्त हुई जिन्हें एम्ब्रियोइड्स या भ्रूणाभ कहते हैं। इन भ्रूणाभ से आगे जाके छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्राप्त किए गए। तो इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंथर कल्चर। ठीक है, तो ये जो एंथर कल्चर की प्रोसेस है, इनमें अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से एंथर डिवाइड होता है या एंथर की सेल्स डिवाइड होती है। तो एंथर कल्चर की प्रोसेस में या परागकोश संवर्धन की विधि में क्या होता है कि जो सेल्स का डिवीज़न होता है वो अलग अलग तलों में होता है, जैसे कि तो ये जो स्टेप्स हैं, मीन्स सभी प्लांट्स में एंथर कल्चर समान नहीं होता है, हर प्लांट में अलग अलग तरह से होता है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण में क्या होता है कि इसमें जो एंथर की सेल्स होती है, मीन्स अगर हम बात करें कि पोलन, आपको पता है, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो एंथर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो एंथर का कल्चर कर रहे हैं, इट मीन्स इसमें उपस्थित जो पराग कण हैं, उन पराग कणों का यहाँ पे क्या हो रहा है? संवर्धन हो रहा है। यहाँ हम एंथर कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि एंथर को हम यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त होंगे वो हैप्लॉइड प्लांट्स किन से प्राप्त होंगे? एंथर में उपस्थित पोलन ग्रेन्स या पराग कणों के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पराग कणों की सेल्स होती है वो दो तलों में विभाजित होती है। मीन्स इनमें जो डिवीज़न होता है उससे दो समान कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से ऊपर वाली कोशिका आगे विभाजन करती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इसमें दो असमान तलों में विभाजन होता है और इसमें से जो बड़ी साइज की कोशिका होती है वो आगे डेवलपमेंट करके एम्ब्रियोइड्स या भ्रूणाभ का निर्माण करती है। थर्ड जो स्टेप होते हैं उसमें भी असमान विभाजन होता है और इसमें से बड़ी कोशिका आगे जाके डेवलपमेंट शो करती है और छोटी कोशिका नष्ट हो जाती है। और जो फोर्थ स्टेप होता है, इनमें दो असमान कोशिकाएं बनती है और दोनों ही आगे परिवर्धन करके एम्ब्रियोइड्स या भ्रूणाभ का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि एंथर कल्चर होता क्या है, इसको सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने करवाया, किस प्लांट पे करवाया? तो मैंने बता दिया कि एंथर का न्यूट्रिएंट मीडियम युक्त कल्चर मीडियम पर संवर्धन करवाना ही एंथर कल्चर कहलाता है। और एंथर कल्चर को सबसे पहले गुहा एंड माहेश्वरी ने 1964 में भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एंथर कल्चर के लिए किस प्लांट का सिलेक्शन किया? धतूरा के प्लांट का। उन्होंने धतूरा के प्लांट से एंथर अलग किए और उन्हें संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करवाया और उससे एम्ब्रियो के समान संरचनाएं प्राप्त की जिन्हें एम्ब्रियोइड्स या भ्रूणाभ कहते हैं। ठीक है, और उनसे आगे जाके अगुणित प्लांट विकसित हुए। और अब आते हैं कि ये जो एंथर कल्चर की प्रोसेस है, इस एंथर कल्चर की प्रोसेस में ये एंथर कैसे प्राप्त करते हैं या इसमें कौन कौन से स्टेप्स काम में लेते हैं, तो वो देखो। तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या काम में आती है?
अपकेंद्रण प्रक्रिया, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि लगभग 50 एंथर लेते हैं। मीन्स किसी प्लांट का पहले सिलेक्शन करते हैं। मान लो हमने भी धतूरा के प्लांट का सिलेक्शन कर लिया, मीन्स इसका चयन कर लिया, ठीक है। तो चयन किया तो उसमें से 50 एंथर लेते हैं, ठीक है। तो 50 एंथर्स का इसमें सिलेक्शन कर लिया कि जो अच्छी गुणवत्ता युक्त 50 एंथर होते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करते हैं कि इन एंथर्स को न्यूट्रिएंट मीडियम में या पोषक पदार्थों में स्थानांतरित कर देते हैं। तो 50 एंथर लिए, 50 एंथर का हमने सिलेक्शन किया। इन 50 एंथर को किस में डाल दिया? पोषक पदार्थों में डाल दिया या न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो एंथर मिले हैं, इन एंथर को हम किसी ग्लास की छड़ से या किसी ऐसी चीज़ से दबाएंगे जिससे कि इसका सस्पेंशन बन जाएगा। तो हम इसको प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से इनमें जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो इस पोषक पदार्थ में मुक्त हो जाएंगे। ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से ये पोलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस में क्या करेंगे, इसमें 50 एंथर लेंगे और उन्हें पोषक पदार्थों में स्थानांतरित करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में इन जो एंथर्स मिले हैं हमें 50, इनको इस पोषक पदार्थ में किसी ग्लास रोड या मैं कहूँ कि कांच की छड़ से इन्हें दबाएंगे। दबाने से क्या होगा कि प्रेशर से ये एंथर टूट जाएंगे और एंथर टूटने से इनमें क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस न्यूट्रिएंट मीडियम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन हुआ उसे कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन जिसे कहते हैं निलंबन, ठीक है। तो ये जो निलंबन प्राप्त हुआ, इस निलंबन को क्या करेंगे, बाद में नायलॉन की छलनी से इसको छान लेंगे, ठीक है। और नायलॉन की छलनी से छानने के बाद में जो पोलन ग्रेन्स प्राप्त हुए उनको क्या करेंगे, आगे जाके सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालेंगे। और सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालने के बाद में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। आपने लैब में देखा हो तो एक इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रीफ्यूग, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो ट्यूब्स होती है उन ट्यूब्स में ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ छानने के बाद में, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालेंगे और उसका 500 to 800 RPM पे 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। मीन्स उसको सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे, उसको अपकेंद्रित करवाएंगे। अपकेंद्रित करवाने से क्या होता है कि जो इसमें उपस्थित पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स तो बैठ जाएंगे और उसमें उपस्थित जो गंदगी होती है या प्लांट की छोटे छोटे एंथर की छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो तैरते हुए सतह पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि 50 एंथर लेंगे, उनको न्यूट्रिएंट मीडियम पे डालेंगे और उनको दबाएंगे, प्रेस करेंगे किससे, ग्लास रोड से, ठीक है। तो उसको दबाने से क्या होंगे, ये एंथर टूट जाएंगे और उसमें से पोलन ग्रेन्स उस पोषक पदार्थ में आ जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। फिर इसे नायलॉन, इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। अब इस सस्पेंशन को हम नायलॉन की छलनी से छानेंगे और जो लिक्विड प्राप्त हुआ, इस लिक्विड को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में डालने के बाद में उसे सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं, अपकेंद्रण करवाते हैं। अपकेंद्रण करवाने से क्या होता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हमें चाहिए, पोलन ग्रेन्स एक तरफ आ जाते हैं और उनमें उपस्थित जो एंथर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें आगे कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि छोटे छोटे हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं सेकंड प्रोसेस। तो इसे जब इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन पे अपकेंद्रित करवाते हैं तब
5 मिनट के लिए इसको अपकेंद्रित करवाते हैं और फिर जो पोलन ग्रेन्स प्राप्त होते हैं उसे कल्चर मीडियम पे स्थानांतरित करके छोटे छोटे हैप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त करते हैं। फिर आता है आपके सेकंड मेथड, फ्लोट मेथड। इसमें क्या होता है, फ्लोट मीन्स तैरना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें किसी पेट्री प्लेट में पोषक पदार्थ लेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं फ्लोट मेथड में कि एक पेट्री प्लेट लेते हैं, उस पेट्री प्लेट में पोषक पदार्थ डाल देते हैं और पोषक पदार्थ डालने के बाद में क्या करते हैं, इसमें एंथर को मीन्स इस पार्ट को जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण वाले भाग को या एंथर को इस पेट्री प्लेट में मुक्त कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब ये पोषक पदार्थ लेते हैं, इसमें ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है या द्रवित अवस्था में होता है। अब क्या होता है कि पेट्री प्लेट्स में ये एंथर तैरते हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसे फ्लोट मेथड कहते हैं। फिर 2-3 दिन बाद में क्या होता है कि ये जो एंथर होते हैं, इन एंथर की जो वॉल्स होती है वो टूट जाती है और वॉल्स के टूटने के बाद में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ये यहाँ पे एंथर हैं और इनके पोलन ग्रेन्स पेंदे में आके बैठ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसका सब कल्चर करते हैं, मीन्स इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम पे या कल्चर मीडियम पे संवर्धित करवाते हैं और संवर्धित करवाने से क्या होता है, इसमें प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्लोट मेथड मीन्स इसमें तैर रहे हैं एंथर्स। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी लिक्विड कल्चर मीडियम लेंगे या द्रवित संवर्धन पदार्थ लेंगे, द्रवित पोष पदार्थ लेंगे। तो जो द्रवित पोष पदार्थ लेंगे उसमें इन एंथर्स को छोड़ दिया जाता है, तो उसमें ये एंथर तैरते हुए रहते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद में क्या होता है कि ये जो एंथर होते हैं, इन एंथर की वॉल्स या भित्तियाँ फट जाती है। फट जाने से इनमें से जो पोलन ग्रेन्स या परागकण निकलते हैं वो परागकण आके पेंदे में बैठ जाते हैं और अब इन परागकणों को यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करने के बाद में इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम, जिसे कल्चर मीडिया कहते हैं, जो पोषक पदार्थों युक्त होता है, उन पोषक पदार्थों युक्त मीडियम पे इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं और छोटे छोटे हैप्लॉइड्स प्लांट प्राप्त कर लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम अगर एंथर कल्चर कर रहे हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि जिस प्लांट से हम एंथर प्राप्त कर रहे हैं उसकी वायबिलिटी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उसकी एज मैच्योर होनी चाहिए, मीन्स वो मैच्योर एज में होना चाहिए। उसके अलावा उस प्लांट की जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है वो उसको सहन करने योग्य होना चाहिए और प्लांट की एज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से प्लांट से हम एंथर को कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एंथर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, और इसकी जो ओज बोल सकते हैं वेग वो कितनी है, ठीक है, या उसका प्रोडक्शन कितना है, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें तीसरा स्टेप क्या आता है, तो हैप्लॉइड्स का डिप्लोटाइजेशन या डिप्लोडाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो हम यहाँ पे मेल गैमेट ही एक तरह से यूज़ ले रहे हैं। भाई परागकण में डिविजन्स होंगे तो उससे जाके मेल गैमेट्स बनेंगे, तो हम यूज़ में क्या ला रहे हैं एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट के रूप में अपन यहाँ पे ले रहे हैं। तो इनसे बनने वाले प्लांट्स भी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स नेचर में कैसे होते हैं,
हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं तो इनसे बनने वाला प्लांट भी हैप्लॉइड होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है, नेचुरल सेक्सुअल प्रोसेस, उसके अंदर दो गैमेट्स फ्यूज होंगे, मीन्स एग सेल फ्यूज होगी और मेल गैमेट फ्यूज होगी और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही एंथर से ही हम नया हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो एंथर होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होगा तो इससे बनने वाला प्लांट कैसा होगा, होमोजाइगस, तो जिसे कहते हैं समयुग्मकी, ठीक है। तो ये जो समयुग्मकी प्लांट होता है, तो होमोजाइगस हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए या मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाऊं तो एंथर कल्चर की प्रोसेस में प्लांट का डिप्लोडाइजेशन या द्विगुणन होना जरूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम कौन से प्लांट प्राप्त करते हैं, होमोजाइगस और फर्टाइल, मीन्स जननक्षम। तो होमोजाइगस फर्टाइल प्लांट प्राप्त करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जो प्लांट बने वो कैसे बने, डिप्लॉइड प्लांट बने। तो डिप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम इसमें सेक्सुअल प्रोसेस तो करवा नहीं सकते क्योंकि एंथर हैप्लॉइड होता है, तो क्या ऐसा करें कि वो प्लांट डिप्लॉइड हो जाए जो आगे जाके जननक्षम हो जाए या फर्टाइल हो जाए। क्योंकि जो हैप्लॉइड प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड प्लांट कैसे होगा, वो जननक्षम नहीं होगा, मीन्स वो फर्टाइल नहीं होगा, आगे प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसमें फीमेल एग आके मिले भी ना और ऐसा ही डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए एक केमिकल यूज लेते हैं जिसका नाम है कोल्चिसिन। तो ये जो कोल्चिसिन केमिकल है ये क्या करता है, गुणसूत्रों का द्विगुणन करने का कार्य करता है। तो ये जो हैप्लॉइड बनते हैं, इन हैप्लॉइड्स पे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। तो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देंगे तो ये क्या करती है, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इनके निर्माण को रोकती है, जिससे कि ये जो हैप्लॉइड सेट होते हैं ये डिप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो होमोजाइगस भी हो गया, डिप्लॉइड भी हो गया और फर्टाइल भी हो गया। कैसे हो गया कि इसमें एंथर जो हैप्लॉइड होता है होमोजाइगस होता है और उसको फर्टाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कोल्चिसिन रसायन का ट्रीटमेंट देंगे। जब कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट देंगे तो क्या करेगी कोल्चिसिन कि ये स्पिंडल फाइबर्स या जिसमें तर्कु तंतुओं के निर्माण को ये रोकती है, जिससे कि ये जो हैप्लॉइड होते हैं इन हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेट प्राप्त होते हैं या द्विगुणित सेट प्राप्त होते हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेट प्राप्त होते हैं इनसे बनने वाला प्लांट भी डिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। और इस तरह हम एंथर कल्चर से प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं। तो इसको ओवरऑल एक मैं रे फॉर्म में समझा देती हूँ। ये मान लो ये है कोई फ्लावर, ये है एंथर। तो एक एंथर की स्ट्रक्चर किससे बनती है, एक स्टेमन की स्ट्रक्चर, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू और फिलामेंट। तो इसमें से कौन सा वाला पार्ट अलग करेंगे, ये वाला। तो हमने ये वाला पार्ट अलग कर लिया जिसे क्या कहते हैं, एंथर। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पोष पदार्थों युक्त संवर्धन माध्यम पे इसको स्थानांतरित करते हैं ऐसे। तो थोड़े टाइम बाद में इसमें क्या होगा, एंथर पेंडे में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे इनमें से कैलस का फॉर्मेशन होगा।
तो इसमें यहाँ से 2 टाइप मिल सकते हैं हमें, 2 प्रकार से आगे एम्ब्रियोइड्स का निर्माण हम देख सकते हैं। फर्स्ट तो ये यहाँ डायरेक्ट ही एम्ब्रियोइड्स बन सकते हैं, और या फिर क्या हो सकता है कि इनसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो है एंथर कल्चर की। एंथर कल्चर करने के लिए या परागकोश संवर्धन के लिए सबसे पहले परागकोश का यहाँ पे सिलेक्शन या चयन किया जाता है। तो ये फ्लावर है, यहाँ से हमने स्टेमन अलग किए और वहाँ से एंथर वाले पार्ट को जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं या परागकण होते हैं उसको पृथक कर लेते हैं। पृथक करने के बाद में आप देखना कि ये जो एंथर्स होते हैं इन्हें पोषक पदार्थों युक्त कल्चर मीडियम पे हम स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित करने के कुछ हफ्तों के बाद में हम 2 कंडीशन देख सकते हैं। एक तो इनमें डायरेक्टली सोमेटिक एम्ब्रियोइड्स का निर्माण हो जाता है, एक इसमें कैलस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो कैलस होते हैं इनसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स या पादपक बनने लग जाते हैं। ये देखो आप, है ना। फिर इन्हें क्या करते हैं, इन प्लांटलेट्स को डायरेक्ट बोने के बजाय हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देंगे। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देने से क्या होगा कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हुए ये क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे, क्योंकि जो कोल्चिसिन केमिकल होता है वो क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन या द्विगुणन का कार्य करता है। तो फिर अब इन्हें फील्ड में ग्रो करवा सकते हैं, डिप्लॉइड प्लांट हो गए, और इससे ये कंप्लीट प्रोसेस फिर से चलती रहती है। इस तरह से इसमें एंथर कल्चर किया जाता है। अब हमने एंथर कल्चर कर लिया, तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम एंथर कल्चर कर रहे हैं तो इसके कुछ यूजेस भी होंगे। क्या यूजेस होंगे कि प्रकृति में हैप्लॉइड्स या हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करना एकदम डिफ़िकल्ट होता है, तो एंथर कल्चर के द्वारा हम हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न क्या हो गया कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल काफ़ी बड़ी होती है और जटिल प्रकार की होती है, तो हम एंथर कल्चर के द्वारा जल्दी से जल्दी कम समय में अधिक प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्लांट्स संकटग्रस्त प्रजातियों या इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं उन प्लांट्स को भी हम एंथर कल्चर के थ्रू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इनसे प्राप्त होने वाले जो प्लांटलेट्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है तो उनका मैनेजमेंट भी आसान होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके एंथर कल्चर। अब बात करते हैं हम एम्ब्रियो कल्चर, जिसे कहते हैं भ्रूण संवर्धन। तो सीड से इमेच्योर या अपरिपक्व एम्ब्रियो को पृथक कर कल्चर मीडियम पर संवर्धित करवाना ही भ्रूण संवर्धन कहलाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर एक्चुअल में क्या हुआ कि जो सीड्स होते हैं उन सीड से इमेच्योर या अपरिपक्व एम्ब्रियोज को पृथक कर लेते हैं और इन्हें पोषक पदार्थों युक्त कल्चर मीडियम पर हम
ट्रांसफ़र करके उनको संवर्धित करवाते हैं, तो ये प्रोसेस एम्ब्रियो कल्चर हो गई। जैसे कि एंथर कल्चर होता है वैसे ही एम्ब्रियो कल्चर होता है, वही प्रोसेस लगभग इनमें होती है। अब इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो इसमें इमैच्योर हम एम्ब्रियो कलेक्ट कर रहे हैं, उन इमेच्योर एम्ब्रियो को कहाँ से कलेक्ट करेंगे हम? सीड से, क्योंकि बीज के अंदर ही एम्ब्रियो पाया जाता है, तो उन्हें पृथक करेंगे और उनसे आगे कल्चर मीडियम पे संवर्धित करवा के उनसे प्लांट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे क्या हैं कि जब हम इन्हें कल्चर मीडियम पे संवर्धित करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोस होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट अवस्थाएं होती है, उन विशिष्ट अवस्थाओं से होकर ये परिवर्तन दर्शाता है। लेकिन जब हम इन्हें इस कल्चर मीडियम पे संवर्धित या कल्चर करवाते हैं तो ये बाकी की जो स्टेजेस होती हैं या अवस्थाएं होती हैं उनको पूरा किए बिना ही डायरेक्ट प्लांटलेट्स बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा ये मैं आगे बताऊंगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एम्ब्रियो का सिलेक्शन करते हैं वो कौन सा करते हैं? जब वो एम्ब्रियो गोलाकार अवस्था में होता है, मीन्स वो एम्ब्रियो गोलाकार अवस्था में होगा, वही एक जो फेवरेबल या उपयुक्त समय होता है वो होता है एम्ब्रियो कल्चर का। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट मीडियम। तो न्यूट्रिएंट मीडियम सबसे पहले जो एमएस मीडियम होता है वो एमएस मीडियम इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मीडियम होता है। जब ये एमएस मीडियम इसमें यूज़ लेते हैं, एमएस मीडियम एक कल्चर मीडियम होता है, मूराशीजे स्कूग मीडियम। ठीक है, तो ये जो मीडियम यूज़ लेते हैं ये एक्चुअल में अगार युक्त मीडियम होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है वो देखो, अगर ये एमएस मीडियम हम यूज़ ले रहे हैं तो सबसे उपयुक्त कौन सा मीडियम होगा कल्चर के लिए? एमएस मीडियम सबसे उपयुक्त मीडियम होगा। लेकिन जब इसमें आयरन की मात्रा 2/3 कर दें तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। किसमें? एम्ब्रियो में। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि इसमें अगर आयरन की मात्रा 2/3 करते हैं तो इसमें ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन इसके सर्वाइवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम इसमें ऑक्सिन डाल देते हैं तो क्या होता है? इसके सर्वाइवल के चांस या इसके जीवित रहने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रोथ करता रहता है वैसे वैसे इसमें सुक्रोज की जो आवश्यकता होती है वो कम होती जाती है। इट मीन्स एक एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए सुक्रोज की आवश्यकता भी होती है। उसके अलावा किसकी आवश्यकता होगी? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की। ठीक है, उसके अलावा सुक्रोज हो ही गया और ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिन्हें कहते हैं वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स। तो इसमें किस किस की आवश्यकता होगी? एमएस मीडियम